शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम आज है 11 जून 2023 और दिन है रविवार के दिन हम मेनली फोकस करते हैं द हिंदू के साइंस वाले पोर्शन की तरफ में। साइंस की पहली खबर जो हम देखने वाले हैं वो कैनाबीस से रिलेटेड आई है। कैनाबीस जिसको आप नॉर्मल गांजा बोलते हैं, गांजा भांग। जिन लोगों को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, इस लत से जो लोग गुजर रहे हैं, उनको छुटकारा पाने के लिए साइंस की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के लिए कुछ ट्रायल लिए गए थे और जिससे पता चला है एक पोटेंशियल ड्रग का जो कि टारगेट करेगा कैनाबीस एडिक्शन को। ऐसे लोग जिनको इसकी लत लग चुकी है, उस लत को कम करने के लिए, उनको सुधार लाने के लिए एक ड्रग विकसित किया गया है, दवाई विकसित करी गई है। उसी के बारे में यह आर्टिकल लिखा गया है। एनिमल स्टडीज़, इसके साथ साथ में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, दोनों से ही हमें ये पता चला है एक ऐसे पोटेंशियल ड्रग के बारे में जिसके पास इतनी क्षमता है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप कैनाबीस एडिक्शन का इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे जो रिजल्ट निकल कर के आया था रिसेंटली, उसको एक पत्रिका है नेचर मेडिसिन, इसमें प्रकाशित किया गया था। ये जो फाइंडिंग हमें मिली है देखने को, ये जितना भी नॉलेज आपको देखने को मिला है, ये बेस्ड है किस डाटा पर आधारित, एनिमल मॉडल्स एंड फेज़ 1 एंड सेकेंड 2A क्लिनिकल ट्रायल पर आधारित ये नॉलेज आपको दिया गया है। जिससे पता चला है एक न्यूली डेवलप्ड इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है। इनहिबिटर का मतलब होता है अवरोधक ऑफ कैननबियोनॉइड रिसेप्टर। कैननबियोनॉइड रिसेप्टर का अवरोधक खोजा गया है जो कि रिड्यूस करता है कैनाबीस अफेक्ट को विदाउट ट्रिगरिंग विथड्रॉल सिम्पटम। और यहाँ पर ज़्यादा किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट भी हमको देखने को नहीं मिलता है। कैनाबीस जो होता है, गांजा जो होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड इलिसिट ड्रग माना जाता है पूरे विश्व भर में, ठीक है। इलिसिट वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है अवैध। तो नॉर्मली कहीं कहीं पर तो इसकी खेती को अलाउ किया जाता है स्पेशल परमिशन के साथ में, लेकिन अवैध तरीके से इसकी खेती अभी भी पूरे विश्व भर में जारी है। इसके अलावा 19.5% ऑफ दोज हु हैव यूज्ड कैनाबीस डेवलप ए कैनाबीस यूज डिसऑर्डर। तो जितने भी लोग जिन्होंने गांजे का इस्तेमाल किया है, उनकी बॉडी में कैनाबीस यूज डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया है, जिसको शॉर्टकट में CUD कहते हैं। CUD को आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं बाय परसिस्टेंट इम्पायरमेंट सच एज फेलिंग टू अटेंड टू वर्क, जैसे कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, पर्सनल ऑब्लिगेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू टू यूज़ कैनाबीस डिस्पाइट प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप कंटिन्यू गांजे का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, एंड एन इनएबिलिटी टू कट डाउन इट्स यूज़, और आप कम कर ही नहीं पा रहे हैं, भले ही बढ़ाते जा रहे हैं इसकी खुराक को। अब चूँकि ये सरकारों के बीच में भी पब्लिक हेल्थ कंसर्न का विषय माना जाता है, देयर आर करंटली नो ट्रीटमेंट फॉर CUD। आप ये कह सकते हैं पूरे विश्व भर में ये सरकार का भी दायित्व है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो उसके भीतर में जो डिसऑर्डर पैदा हो गया है कैनाबीस के चलते चलते, उसका इलाज अभी तक विकसित नहीं किया गया है। जो प्रीवियस रिसर्च है उसने ये बताया है कि जो एक्टिवेशन ऑफ कैननबिनॉइड रिसेप्टर है बाय टेट्राहाइड्रोकैननबिनोल, THC जिसको कहा जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर एक्टिवेशन इसका हो जाता है। ये मेन साइको एक्टिव कंपोनेंट माना जाता है गांजे का, वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियरल अफेक्ट ऑफ कैनाबीस। कैनाबीस का इस्तेमाल आपने यदि किए हैं तो आपका जो बिहेवियर है उसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और नाम भी दिया है यहाँ पर फार्मा कंपनी का, फ्रांस का, करस्पॉन्डिंग ऑथर माने जाते हैं इस स्टडी का, एंड कॉलेजियस भी हैं, डेवलप्ड ए न्यू ड्रग, इन्होंने एक नए ड्रग का इजाद किया है जो कि टारगेट करता है एक मैकेनिज़्म को दैट इनहेबिट्स ए सबसेट ऑफ मॉलिक्यूलर पाथवे
एक्टिवेटेड बाय कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। तो इसके रिसेप्टर के द्वारा जो चीज़ जनरेट करी गई है उस चीज़ के असर को ख़त्म करने के लिए ये ड्रग विकसित किया गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड आई है। ठीक है, तो IITM की जो लोग हैं, कुछ रिसर्चर हैं, उन्होंने जनरेट किया है हाइड्रोजन को। इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था सी वाटर को, समुद्र के पानी से हाइड्रोजन को जनरेट करना, और इसमें सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये थोड़ी सी हमारे लिए स्पेशल हो जाती है। वैज्ञानिक लोगों ने ऑप्टिमाइज़ किया था जितने भी जो पैरामीटर हैं उनको। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करना, ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज़ का मतलब है पूरा कहना चाहिए उन्होंने जितना जो ज़रूरी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब होता है अनुकूलित कर लेना, इतनी चीज़ों की ज़रूरत थी उसके हिसाब से उन्होंने अनुकूलन कर लिया। So that the electrolyzer can directly use photovoltaic derived voltage। इसके माध्यम से इलेक्ट्रोलाइज़र, आप एक घोल ले रहे हैं, वो जो घोल है क्या काम करेगा? डायरेक्टली जो फोटोवोल्टिक से उत्पन्न वोल्टेज है ना उसको डायरेक्टली ले सकता है। इससे वो स्प्लिट करता है सी वाटर को अलग अलग। ठीक है, H2O जो होता है हाइड्रोजन को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, एंड जनरेट करता है ग्रीन हाइड्रोजन को। तो ग्रीन हाइड्रोजन वाली बात हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमें हाइड्रोजन मिली है उसको आप ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया गया है इसका, कैसे कैसे करके उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स IIT मद्रास के कुछ रिसर्चर लोग हैं, उन्होंने डेवलप किया है एक क्रिटिकल कंपोनेंट। ठीक है, क्यों किया है इसको? ताकि हाई एफिशिएंट सिस्टम आपको मिल सके, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका निकाल सके हम एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइज सिस्टम के लिए। ठीक है, जिससे आप किसी भी पानी से हाइड्रोजन को जनरेट कर सकें। अब समुद्र का पानी बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले समुद्र के पानी के ऊपर प्रयोग किया, और ऐसे प्रयोग के माध्यम से उन्होंने जनरेट किया था हाइड्रोजन गैस को। द रिजल्ट वर पब्लिश इन द जर्नल ACS अप्लाइड एनर्जी मटेरियल। और फिर इसके बाद जो रिजल्ट आया है, जो इन्होंने शोध किया है, उसको इन्होंने पत्रिका में प्रकाशित किया था, ACS अप्लाइड एनर्जी मटेरियल पत्रिका में। तो जो एल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइज टेक्नोलॉजी है, क्या नाम रखा गया है इस टेक्नोलॉजी का? एल्केलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइज़र टेक्नोलॉजी। ये एनर्जी इंटेंसिव होता है और इसमें रिक्वायरमेंट रहती है एक्सपेंसिव ऑक्साइड पॉलीमर सेपरेटर की, एंड यूज़ किया जाता है फ्रेश वाटर इलेक्ट्रोलाइज के तौर पर। पुरानी जो मेथड इस्तेमाल में करी जा रही है उसके बारे में बताया जाता है। जो एल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइज़र टेक्नोलॉजी होती है इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसके साथ साथ में आपको एक्सपेंसिव ऑक्साइड पॉलीमर सेपरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये यूज़ करता है फ्रेश पानी को इलेक्ट्रोलाइज के तौर पर। IIT मद्रास की टीम जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर रामप्रभु सुंदरा, इन्होंने एड्रेस किया है ईच ऑफ दीज चैलेंजेस को बाय डेवलपिंग सिंपल, स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव, जो कि हाईली एफिशिएंट माना जाता है। इसके माध्यम से आप सी वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन। तो आपने फ्रेश वाटर की जगह समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया था। टीम ने डेवलप किया था एक इलेक्ट्रोलाइज़र, इसके लिए उन्होंने यूज़ किया था एल्कलाइन सी वाटर का। उन्होंने यूज़ किया था एक कार्बन पर आधारित सपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स इंस्टीड ऑफ मेटल टू ऑलमोस्ट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोजन। जंग से बचाव के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कार्बन बेस्ड सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए, मेटल की जगह इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मेटल यदि आप लेंगे तो मेटल में जंग लग जाता, मेटल ख़राब हो जाता।
उन्होंने डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था एक ट्रांजिशन मेटल बेस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। जब आप कोई रासायनिक प्रक्रिया कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड थोड़ा सा हम बढ़ा दें, या फिर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड को कम कर दें, तो इसके लिए उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कैटलिस्ट बोला जाता है। देन दैट कैन कैटलाइज बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन। तो जो उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया गया था, इस कैटलिस्ट ने इन्हेंस कर दिया है प्रोडक्शन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, एंड इवन व्हेन इम्प्योरिटीज एंड केमिकल डिपोजिशन ऑन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड टेक प्लेस। इसके साथ साथ में आप देखते हैं उन्होंने मतलब रिसर्चर लोगों ने डेवलप किया था एक सेल्यूलोज पर आधारित सेपरेटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है, मतलब सस्ता माना जाता है, और काम करता है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, अलाउ करता है हाइड्रोक्साइड आयंस को टू पास थ्रू। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को पास करने का काम है, बट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये बचाता है किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, दैट आर जनरेटेड फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर। फाइनली रिसर्चर ने ऑप्टिमाइज कर लिया था ऑल पैरामीटर्स सच दैट द वाटर इलेक्ट्रोलाइजर कैन डायरेक्टली यूज फोटोवोल्टिक डेराइव्ड वोल्टेज टू स्प्लिट सी वाटर एंड जनरेट ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसको आप ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने हाइड्रोजन को बनाया, उसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम हुआ है, बिजली की भी बचत हुई है। मतलब पुरानी जो एक्सपेंसिव मेथड थी उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है, नई विधि से यहाँ पर हाइड्रोजन को सेपरेट किया गया है। तो ये जो दो प्रमुख न्यूज़ आपको देखने को मिली थी, इसके बाद में थोड़ा सा यदि हम जस्ट फॉर हमारे नॉलेज के लिए है कि कैसे करके हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले जो लोग हैं अपने आप को ढाल लेते हैं, वहाँ के अनुकूल अपने आप को बनाते हैं, कैसे करके वहाँ के वातावरण को एक्सेप्ट करते हैं। आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा कि वहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके बॉडी की अंदर की बनावट, और अपने इधर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके बॉडी के अंदर की जो बनावट है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिलता है। वो भी ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो चीज़ है वो अब आनुवांशिक हो गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें हैं अब उसको मिल जा रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर दो गांव का उल्लेख किया जा रहा है, ये देखिए जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊंचाई पर बसने वाले लोग हैं, कैसे करके ये अपनी बॉडी को जलवायु के हिसाब से वहाँ की ढालते हैं। तो विलेज ऑफ कारजोक ये लद्दाख में पड़ता है, इसकी पॉपुलेशन आपको लगभग 1300 देखने को मिलेगी, 1300 लोग यहाँ पर रहते हैं। ये हाईएस्ट सेटलमेंट माना जाता है हमारे देश में। ठीक है, मतलब हमारे देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सेटलमेंट है वो कौन सा है, कारजोक लद्दाख में पड़ता है। इसकी हाइट है 4570 मीटर एबव सी लेवल। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम को ये लोग फेस करते हैं, ठीक है, यहाँ के जीव जंतु क्या चीज़ फेस करते हैं, यहाँ रहने वाले लोग कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है। इसके अलावा जो कॉमिक है, हैंडले है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। दोनों के दोनों लगभग 4500 मीटर एबव सी लेवल पर लोकेटेड है। 4570 मीटर की हाइट पर लद्दाख में एक गांव है कारजोक। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि लगभग 6.5 मिलियन लोग ऐसे हैं, लगभग 0.1% पूरे विश्व की जनसंख्या का, वो 4000 से भी ज़्यादा मीटर की हाइट पर रहते हैं। ठीक है, समुद्र के लेवल से ये हाइट को मापा जाता है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं ना, लाइव्ड ऑन हाई एल्टीट्यूड प्लेन, या तो फिर ये ऊंचाई पर स्थित जो प्लेन्स है, मैदान है, वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर, एंडीज साउथ अमेरिका में और तिब्बत एशिया में। लगभग 10,000 सालों से ऐसा ये करते हुए आ रहे हैं।
यदि आप नीचे वाले एरिया में रहते हैं और एकदम से ऊंचाई वाली जगह में चले जाते हैं तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कोल्ड को एंड रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु दाब है, वो भी कम देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम रहता है। तो आखिर कैसे करके यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इस चीज़ को एडॉप्ट करते हैं और कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को वो फेस कर रहे हैं। इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो उतना ज़्यादा इनके पास इकोनॉमिक तरीके से उतनी ज़्यादा सुविधाएं अवेलेबल नहीं रहती हैं, कमाई के साधन इनके पास बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जिस प्रकार से आपके यहाँ पर खेती हो जा रही है उस प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं, ना ही यहाँ के लोग यहाँ पर उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगाई जा सकती हैं, महारत्न कंपनियाँ लगाई जा सकती हैं। ये लोग अपना खर्चा चला सकते हैं टूरिज्म के भरोसे, ठीक है। लेकिन यदि ये क्षेत्र जो है टेररिस्ट वाला है, जहाँ पर आतंकवादी से रिलेटेड घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो वहाँ पर टूरिज्म भी उतना ज़्यादा नहीं पनप पाता है। तो इनका जो मेन कमाई का साधन हो सकता है वो टूरिज्म हो सकता है। इसके साथ साथ में आप देखते हैं कहीं कहीं पर खदानें खोदी जाती हैं, माइनिंग की जाती है और वहाँ से धातुओं को निकाला जाता है। इस प्रकार से सबसे पहले तो कंपनी लगेगी, फिर कंपनी क्वार्टर बनाएगी, वहाँ के अपने एम्प्लॉय लोगों को रखेगी और धीरे धीरे करके वो जगह एक अच्छे खासे शहर के रूप में तब्दील हो जाती है। इस प्रकार से इनकी जो इकोनॉमिक सिनारियो हों उसको आपने समझा। आप देख सकते हैं कि वाटर फॉर इरिगेशन एक मेजर चैलेंज के रूप में काम करता है। इसका मतलब ये हो गया, यदि आप ऊपर चलते जाते हैं देयर आर फीवर ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड निमेटोड्स टू इनरिच द हेल्थ ऑफ सॉइल। इसके साथ साथ में सॉइल के हेल्थ को बनाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेजिंग देखने को मिल जाएगी कुछ जानवरों की, जैसे कि याक है, हिमालयास वाले सेक्टर में लामास है, अल्पैकस में विकोनस है। ये जो चीज़ें हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, एंडीज़ में पाई जाती हैं। और ये काफ़ी फिजिबल माना जाता है यदि वार्मर कंडीशन रही तभी जा कर के। रिसोर्सेज के मामले में माइनिंग का काम यहाँ पर बेहतरीन हो सकता है, ठीक है, यदि यहाँ कहीं पर माइनिंग चल रही है। विश्व की जो हाईएस्ट सेटलमेंट है ला रिकोनाडा, ये पेरू में लोकेटेड है, 5100 मीन्स सी वाटर लेवल। इसने अट्रैक्ट किया था 1000 ऑफ सेटलर्स को आफ्टर गोल्ड वाज डिस्कवर्ड देयर। जब यहाँ पर सोने की खुदाई हुई थी इसके बाद बहुत सारे जो लोग यहाँ पर आ करके बस गए थे। अभी का हाल का जो एरिया सीज़न चल रहा है, जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो ये एडवेंचर टूरिज़्म के अंतर्गत आपको बहुत सारे लोग पहाड़ी एरिया में जाते हुए दिख जाएंगे। द विलेज ऑफ लोबूचे, इसकी हाइट है 4950 समुद्र लेवल से। ये नेपाल में लोकेटेड है, सपोर्ट करता है क्लाइंबर्स ट्राइंग टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जा कर के आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं। वहीं लंग कैपेसिटी की बात की जाती है, ऐसे लोग जो कि लो एल्टीट्यूड वाले एरिया में रह रहे हैं, कम ऊंचाई वाले एरिया में रह रहे हैं, यदि आप इनको ऊंचे एरिया में लेकर के जाएंगे तो 25 से लेकर के 30% इंक्रीज़ आपको देखने को मिल जाएगी बेसल मेटाबॉलिक रेट में, ठीक है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है बेसल मेटाबॉलिक रेट में, मतलब आपको बुनियादी आपका जो पाचन सिस्टम है ना एकदम तेज़ी से काम करने लग जाएगा। तेज़ी से काम इसलिए करेगा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कैलोरी को बर्न कर रहे हैं वाइल रिमेनिंग इन बेड ऑल डे। आप बिस्तर में दिन भर भी रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा कैलोरी को बर्न किया। इसका मतलब ये हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायर्ड रहती है हमारी बॉडी के द्वारा, इवन दाउ द एयर हैज़ लेस ऑक्सीजन, जबकि हवा में ऑक्सीजन कम रहती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कम से भी कम कुछ हफ्ते तो आपको लग ही जाएंगे, तब जाकर के यहाँ पर इसकी जलवायु के अनुकूल आप हो सकते हैं।
हाई एल्टीट्यूड में जो तिब्बतियन और एंडीज लोग रहते हैं, इनके यहाँ पर हमको सेम नॉर्मल बासल मेटाबॉलिक रेट देखने को मिलता है हाई एल्टीट्यूड एज अदर पीपल ऑन देयर होम ग्राउंड। नीचे रहने वाले लोग और ऊंचाई पर रहने वाले लोग दोनों को यदि आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले लोगों में हाई मेटाबॉलिक रेट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, ये क्या चीज़ है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर होता है दैट यू कैन एक्सेल आफ्टर फिलिंग यूर लंग। एक बार आपने अपने लंग्स में सांस भरा, इसके बाद कितना सारा जो हवा है उसको आप बाहर कर सकते हैं, उसको FVC बोलते हैं। तो जो FVC है 15% हायर माना जाता है पुरुषों में और 9% हायर माना जाता है वुमेन में, एडाप्टेड टू हायर एल्टीट्यूड। यदि जो लोग ऊंचाई में रह रहे हैं तो वो लोग 15% ज़्यादा हवा बाहर छोड़ते हैं सांस के माध्यम से, और महिलाएं 9% ज़्यादा तेज़ी से सांस को छोड़ती हैं। FEV1, the amount of air that is exhaled in 1 second is also higher। इसके अलावा 1 सेकेंड में आप कितना ज़्यादा हवा बाहर निकाल दे रहे हैं अपने फेफड़ों से, ये भी उनका हाई ही देखने को मिलता है। वहीं आप बात करें क्वेचुआ, जो कि एबोरिजिनल पीपल माने जाते हैं साउथ अमेरिका के। द इनकास बिलोंग टू दिस ग्रुप, और इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं इनकास। तो क्वेचुआ जो है पीपल है, उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इनके जो चेस्ट होते हैं काफ़ी डीप रहते हैं। इसके साथ साथ में FVC हायर माना जाता है इन इंडिविजुअल बोर्न एंड ब्रॉट अप एट हाई एल्टीट्यूड कंपेयर टू देयर किथ एंड किन हु हैव ग्रोन अप नियरर टू द सी लेवल। इनका ही कोई रिश्तेदार नीचे कहीं पर जिसका जन्म हुआ है उसको और इनसे यदि तुलना करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको अलग अलग दिखाई देती हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आप देखने वाले हैं वो टाउरिन से रिलेटेड आई है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए ना तो नेचुरल तौर पर हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, आप कोई प्रोटीन ले रहे हैं जैसे कि मीट ले रहे हैं या फिर मछली खा रहे हैं, तो उसमें टाउरिन मौजूद रहता है। ह्यूमन बॉडी यूज़ करता है टाउरिन को फॉर एक्शंस इन सेल। हमारी जो कोशिकाएं हैं वो काम करें, इसके लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वन एग्जाम्पल यदि आप देखें दैट टाउरिन इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं हमारी बॉडी में यदि हमें एनर्जी को प्रोडक्शन करना है तो टाउरिन का इस्तेमाल किया जाता है। टाउरिन हेल्प करता है बॉडी प्रोसेस बाइल एसिड एंड बैलेंस फ्लूइड साल्ट्स एंड मिनरल्स अमंग अदर एक्शन। तो इसके बहुत सारे इस प्रकार से काम है। नॉर्मली आप देखेंगे तो एनर्जी के प्रोडक्शन का इसका मेन काम रहता है। टाउरिन डेफिशिएंसी के बारे में बात करी जाती है, एक ड्राइवर माना जाता है एजिंग को लेकर के। आपकी उम्र बढ़ते जा रही है, आप बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखने लग गए हैं, तो इसका मतलब ये है टाउरिन की कमी आपकी बॉडी में होते जा रही है। ठीक है, एक न्यू स्टडी में ये बात सामने आई है। उन्होंने एवोल्यूट किया था एमिनो एसिड के इफ़ेक्ट को हेल्थ के ऊपर, लॉन्गेविटी के ऊपर अक्रॉस सेवरल एनिमल। एमिनो एसिड का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर कैसे पड़ता है, ठीक है, लंबी आयु के ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकता है। रिवर्सिंग एज एसोसिएटेड टाउरिन लॉस वाया सप्लीमेंटेशन इम्प्रूव्ड हेल्दी लाइफ स्पान इन वर्म। तो एज से एसोसिएटेड जो टायरिन लॉस है, इसको यदि आप पूरा कर देते हैं सप्लीमेंटेशन के माध्यम से, तो इससे इम्प्रूव हो जाती है हेल्दी लाइफ स्पान इन वर्म्स, रोडेंट्स एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट। तो जानवरों के ऊपर ये जो प्रैक्टिकल किया गया था, सबके ऊपर आप देख सकते हैं उनका जो हेल्दी लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो हमारे डिफेंस सेक्टर से आई है। ठीक है, आज के समय में देखा जाए ना तो चाइना के ऊपर, चाइना के हिसाब से हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। उस हिसाब से ही हम हमारे हथियारों की डिप्लॉयमेंट करते हैं सीमावर्ती इलाकों में।
तो आज के समय में यदि देखा जाए ना, न्यू चाइना फोकस एंड लेसन फ्रॉम यूक्रेन वार शेप मॉडर्नाइजेशन प्लान्स। इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन का प्लान क्यों किया? ठीक है, हम चाइना की तरफ फोकस कर रहे हैं। चाइना एक नया रूप लेकर के आया है। यूक्रेन का वार चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया है कि समय पर हमारे हथियार कम पड़ सकते हैं और उस समय में हमको कोई मदद नहीं देने वाला है। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है नई नई थ्रेड्स से, ठीक है, और अपने आप को बेटर टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहा है। इंडियन आर्मी का जो रीओरिएंटेशन रहा है वेस्टर्न बॉर्डर से नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ में आजकल हो गया है। पाकिस्तान से उतना थ्रेट नहीं है जितना कि हमें अब चाइना के साथ में थ्रेट रहा है। और ये जो 2020 का स्टैंड ऑफ हुआ था, क्लैश हुआ था चाइना के साथ में, उसी समय से हमने लेसन सीख लिए थे। इसके साथ साथ में जो ऑनगोइंग यूक्रेन वार चल रहा है, यहाँ से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे नया नया जो सिस्टम है मोस्टली भारतीय रूप से विकसित, इनको हमने इंड्यूस किया था आर्मी में। इसमें हमने नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, ठीक है, मतलब जो है न्यू रियलिटीज़ से हम अवगत हुए थे। ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर इज़ ए न्यू ऑटोमेशन इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट आकाश तीर। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमें न्यू ऑटोमेशन इनिशिएटिव नज़र आ रही है जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट आकाश तीर। इससे हमारी डिफेंस की जो पिक्चर है पूरी की पूरी कम्प्रहेंसिव दिखेगी, समग्र रूप से दिखेगी। इसके माध्यम से आप मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, शूटिंग डाउन करेंगे एयर डिफेंस एसेट को। लगभग 2000 करोड़ रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट है आकाश तीर, एक नेटवर्किंग और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट माना जाता है ऑन द सेम लाइंस एज द इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क, जिसको साइन किया गया था मार्च 2023 में। ये एक बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव है, मेजर प्रोग्राम है, एंड द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन शुड बी डन बाय मार्च 2024, और इसका पूरा जो काम है कंप्लीट हो जाएगा मार्च 2024 तक, ऐसा डिफेंस सोर्स का कहना है। नोटिंग दैट दिस वाज प्रोबेबली द फास्टेस्ट प्रोजेक्ट इन द आर्मी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी तक आर्मी में ये सबसे फास्ट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके बाद एक और छोटी सी न्यूज़ हम देखने वाले हैं, केवल हमारी जानकारी के लिए इसको हम देख रहे हैं। पार्टिकुलरली ये जो न्यूज़ आई है वो महाराष्ट्र की आई है। 400 लातूर ग्राम पंचायत के जो मेंबर रहेंगे, ग्राम पंचायत के मेंबर डिसक्वालिफिकेशन को फेस कर सकते हैं, इसके बारे में ये न्यूज़ आई है। तो हमारे लिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आखिर किसके पास ये पावर है कि वो ग्राम पंचायत के सदस्य को डिसक्वालीफाइड कर सकता है। तो ये जो पावर है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में है। 400 से भी ज़्यादा जो ग्राम पंचायत मेंबर हैं लातूर महाराष्ट्र में, वो फेस करेंगे एक्शंस को यदि वो सबमिट नहीं करते हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट को इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। जितना टाइम पीरियड दिया गया उस टाइम पीरियड के भीतर में आपको जाति प्रमाण पत्र ला करके जमा करना है, ऐसा कहना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पृथ्वीराज बीपी का। तो ये जो पावर है ग्राम पंचायत के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई करने की, वो कलेक्टर के पास में मौजूद है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो कॉटन की खेती से रिलेटेड आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कपास से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी देख रहे हैं। इससे हमारा जो जियोग्राफिकल वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा कवर होता है। कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, जिसको हम इंग्लिश में कैश क्रॉप बोलते हैं, उनमें से एक मानी जाती है। और ये कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ में औद्योगिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में कपास 60 लाख किसानों को डायरेक्ट रोजी रोटी से जोड़ता है और इनडायरेक्ट रूप से इसकी संबंध प्रक्रिया जैसे कि व्यापार है, इसकी प्रोसेसिंग है, इसमें लगभग 4 से 5 करोड़ लोग लगे हुए हैं और इनको रोजगार मिलता है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। उसके लिए ये कच्चे माल के रूप में काम करता है। भारत के ऐसे राज्य जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
सबसे ज़्यादा खेती कपास की यहीं पर होती है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो फसलें हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपास की फसल कहाँ कहाँ पर उगाई जाती? तो भारत में मेनली 9 प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। जैसे कि नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बीच वाले सेक्टर में जाएं भारत के तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। साउथ की तरफ में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसके साथ साथ में उड़ीसा में भी कपास उगाया जाता है। कपास को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं: गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बार्बडेंस, आर्बेरियम, हर्बेसियम। पूरे विश्व लेवल पर ये जानकारी प्रोवाइड करी जा रही है। जो हिरसुटम होता है ये मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन मूल की प्रजाति मानी जाती है। बार्बडेंस ये लंबे रेशे वाले कपास के रूप में जाना जाता है जो उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका मूल की प्रजाति है। आर्बेरियम की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान की मूल प्रजाति माना जाता है। फिर आ जाता है हर्बेसियम, ये दक्षिण अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप मूल की प्रजाति है। कपास जो होता है एक रेशेदार फसल होता है। इसमें नरम और स्थिर रेशे, जिसको फाइबर बोलते हैं, होते हैं, जिनका कपड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। फाइबर लगभग जो होता है सेल्यूलोज से मिलकर के बनता है। इसमें वैक्स, वसा और पानी के कुछ अंश मौजूद होते हैं। कपास उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में उगाया जाता है। कई बार ये चीज़ भी पूछी जाती है, ठीक है, कौन से एरिया में इसकी खेती की जाती है। एक बार तो जो एक नेशनल पार्क है वो पूछा गया था कि वो कौन सी जलवायु में लोकेटेड है। खेत की परिस्थितियों की बात करें तो ठीक है, कम से भी कम न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। वनस्पति वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर है वो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन करने की इसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान फसल के लिए हानिकारक हो जाती है और फिर फसल खराब होने लग जाती है। फल लगने की अवधि के दौरान ठंडी रातों के साथ गर्म दिन अच्छे बीजकोष और फाइबर के विकास के लिए अनुकूल होते हैं। इसलिए जब फल लगने लग जाता है तो उस समय में रात ठंडी होना चाहिए और गर्म दिन होना चाहिए। कई प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जाती, जैसे कि उत्तर भारत में अच्छी तरह से जल निकासी वाली गहरी जलोढ़ मिट्टी, मध्य क्षेत्र में अलग अलग गहराई वाली काली चिकनी मिट्टी और दक्षिण क्षेत्र में काली मिट्टी मिश्रित, ठीक है, मिश्रित काली मिट्टी और लाल मिट्टी इसमें शामिल हो जाती हैं।